बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 30 जनवरी 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी सामने आई है कि समय पर भुगतान करने पर भारी छूट दी जा रही है। जी हां, बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए ये एक राहत भरी खबर आई है। राज्य सरकार ने यानी कि बिहार सरकार ने समय पर बिजली बिल का भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को आकर्षक छूट देने की योजना शुरू की है। इस नई योजना के तहत उपभोक्ताओं को बिजली बिल समय पर जमा करने पर 3% की छूट मिलेगी। ये पहल खास करके उन उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए की गई है जो नियमित रूप से अपने बिजली बिल का भुगतान करते हैं। अब तक ज्यादातर लोगों को समय पर भुगतान करने में कठिनाइयां होती थी, लेकिन इस योजना के तहत यदि ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता लगातार 3 महीने तक बिल का समय पर भुगतान करते हैं तो उन्हें 1% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। वहीं पर लगातार अगर ये सिलसिला जारी रहा तो आगे और छूट बढ़ाई जाएगी और 3% तक छूट दी जाएगी। दोस्तों केंद्रीय मंत्री लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में हुई गड़बड़ी पर राज्य सरकार और बिहार लोक सेवा आयोग को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि परीक्षा में लापरवाही के कारण छात्रों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। चिराग पासवान ने कहा है कि उनके परिवार के सदस्यों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया और बताया है कि कैसे व्यवस्था में भारी कमियां थी। उन्होंने कहा है कि अभ्यर्थियों की बातों को आयोग को सुनना चाहिए था, जो आयोग कान में तेल डाल करके छात्रों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने आयोग से अपील करते हुए छात्रों की बात सुनने की मांग कर दी है। उन्होंने आयोग से अपील की है कि छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से सुना जाए और अगर सही कमी रह गई है तो फिर उसे सुधारने का प्रयास किया जाए। चिराग पासवान ने कहा है कि अगर किसी परीक्षा में 1 नंबर का भी फायदा किसी छात्र को गलत तरीके से मिल जाता है तो ये न केवल गलत है बल्कि पूरी शिक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठता है। उन्होंने कहा है कि उनके भांजे और भांजी भी इस एग्जाम में शामिल हुए थे। उन्होंने मुझे बताया है कि वहां किस तरह से व्यवस्था में लापरवाही थी। चिराग पासवान ने यह भी कहा है कि कुछ केंद्रों पर प्रश्न पत्र तक उपलब्ध नहीं थे और छात्रों को परीक्षा देने में असुविधा का सामना करना पड़ा। उन्होंने री एग्जाम की मांग करते हुए कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि सभी परीक्षा केंद्र में सही प्रक्रिया का पालन हो और एसओपी का पालन किया जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि चिराग पासवान बीपीएससी परीक्षा को दोबारा करने की मांग की गई है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो आपको बता दूं कि ये बड़ी बात है। क्योंकि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है और एनडीए की बिहार में सरकार है। जी हाँ, इस एनडीए में नीतीश कुमार की पार्टी, जेडीयू, बीजेपी और चिराग पासवान की पार्टी भी शामिल है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी भी शामिल है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी भी शामिल है। जी हाँ, ऐसे में चिराग पासवान अपने ही एनडीए अपने ही सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ में हुई भगदड़ में कई लोगों की जान चली गई है। जी हाँ, इससे हरकत मच गया। हादसे में कुछ लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं और उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। इस घटना के बाद राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी तेज हो गई है। वहीं पर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने इस हादसे के लिए सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि महाकुंभ में भगदड़ में दर्जनों लोगों की जान चली गई। ये सरकार है या फिर जोकरों का अड्डा। हिंदुओं के ठेकेदार बनने वाले लोगों ने एक कुंभ मेला भी ठीक से आयोजित नहीं किया। वहीं पर पप्पू यादव ने कहा कि 2013 में आजम खान ने महाकुंभ के प्रभारी मंत्री के तौर पर शानदार आयोजन किया था, लेकिन आज ढोंगी सिर्फ आयोजन के नाम पर अपना चेहरा चमका रहे हैं। जहाँ पप्पू यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया है कि अगर महाकुंभ आयोजन पर कथित तौर पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं तो फिर आम लोगों के लिए सुविधा क्यों नहीं की दी गई। उन्होंने पूछा कि भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। क्या ये सरकार सिर्फ बीजेपी नेताओं के वीआईपी स्नान और फिर चेहरा चमकाने के लिए है। इसके साथ ही उन्होंने महाकुंभ आयोजन में भ्रष्टाचार की आशंका जताते हुए इस रकम की जांच की मांग की है। दोस्तों बिहार में 15,000 कमाने वालों को भी अब घर दिया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक बड़ा बदलाव किया गया है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक अब 15,000 रुपए तक कमाने वाले लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जहाँ ये बदलाव बिहार के ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उन्हें अपना घर बनाने का सपना पूरा करने का एक और मौका मिलेगा। जहाँ वो लोग भी इस योजना का फायदा उठा सकते हैं जिनकी मासिक आय 15,000 रुपए तक है। इस बदलाव के तहत
तहत अब उन व्यक्तियों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा जिनके पास एक बाइक है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें जिनके पालन के लिए ही लोग योजना का लाभ उठा सकेंगे। सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि व्यक्ति के पास मनरेगा योजना का जॉब कार्ड होना चाहिए। जब मनरेगा योजना के तहत काम करने वाले व्यक्ति को ये कार्ड दिया जाता है जो कि ये प्रमाणित करता है कि वे रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। आपको बता दूं कि बिहार में बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रहते हैं और यहाँ के निवासी लंबे समय से अपनी खुद की छत पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। जी हाँ, अब इस बदलाव से उन्हें भी घर बनाने के लिए बेहतर अवसर मिलेंगे। यह सरकार की इस पहल से ग्रामीण इलाकों के गरीब और फिर मध्यम वर्ग के लोग अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में सक्षम होंगे और फिर अपना सपना पूरा कर सकेंगे। दोस्तों, बिहार के चर्चित पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से एक जानकारी शेयर की है कि जल्द आपके बीच आ रहा हूं। हालांकि इस पोस्ट में उन्होंने अपने आगामी कदमों के बारे में कोई भी विशेष जानकारी शेयर नहीं की है। आईपीएस शिवदीप लांडे का इस्तीफा बिहार सरकार ने स्वीकार कर लिया है। इस इस्तीफे का सरकार ने प्रश्न पत्र भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दूं कि इससे पहले 19 सितंबर 2024 को उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस से इस्तीफा दे दिया था और अपने फेसबुक पेज पर एक भावुक पोस्ट के जरिए इसकी सूचना भी दी थी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वे बिहार में ही रहेंगी और फिर बिहार ही उनकी कर्मभूमि बनी रहेगी। इस्तीफे के बाद उन्होंने ये भी साफ कर दिया था कि वे राजनीति में नहीं जा रहे हैं और किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ने का उनका कोई भी इरादा नहीं है। बिहार सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और फिर उसका पत्र भी जारी कर दिया है। वहीं पर शिवदीप लांडे के सोशल मीडिया पोस्ट ने न केवल उनके प्रशंसकों बल्कि राजनीति और फिर प्रशासनिक हलकों में भी हलचल मचा दी थी। जहां उनके इस पोस्ट के बाद अब कई सवाल खड़े हो गए हैं। दोस्तों, बिहार में गाड़ियों में अगर प्रेस लिखा हुआ रहेगा तो अब उन गाड़ियों की जांच की जाएगी। गाड़ियों पर अवैध ढंग से प्रेस और पुलिस लिख करके चलने वालों के विरुद्ध अब कार्रवाई की जाएगी। जहाँ डीजीपी विनय कुमार ने प्रेस, पुलिस, आर्मी या फिर अन्य सांकेतिक शब्द लिखे वाहनों की सूक्ष्मता एवं संवेदनशीलता से जाँच करने का निर्णय लिया है। जहाँ इसमें दोषी पाए जाने वालों पर यातायात नियमों के अंतर्गत कार्रवाई होगी। डीजीपी ने अपने आदेश में कहा कि ऐसा पाया जा रहा है कि कई वाहन पर प्रेस, पुलिस, आर्मी या फिर अन्य सांकेतिक शब्द रजिस्ट्रेशन पट्टी पर अंकित करके उसका उपयोग किया जा रहा है। ऐसे कई गाड़ियों में पुलिसकर्मी या फिर प्रेसकर्मी सवार नहीं रहते हैं। जब प्रेस या फिर पुलिस लिख करके आपराधिक और फिर असामाजिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के द्वारा अपराध या फिर असामाजिक कार्य किए जाने की संभावना में भी प्रबल रहती है। जब डीजीपी ने कहा कि ऐसे तत्वों की गतिविधियों पर अंकुश एवं अपराध नियंत्रण के लिए ऐसे वाहनों की जाँच की जरूरत है। इस आदेश की प्रति सभी अपर पुलिस महानिदेशक को भेज दी गई है। दोस्तों, बिहार में साइबर ठगी का एक नया तरीका इजाद हुआ है। आपको बता दूं कि बिहार के नालंदा में साइबर अपराधियों ने ठगी का एक नया तरीका अपनाया है, जिसमें ऑनलाइन दर्ज किए गए साइबर अपराध मामलों का डेटा निकाल करके पीड़ितों और फिर आरोपियों से मोटी रकम वसूली जा रही थी। इस चौंकाने वाले मामले का खुलासा खुद नालंदा साइबर क्राइम डीएसपी ज्योति शंकर ने बुधवार को दिया है। डीएसपी ज्योति शंकर ने बताया है कि जब किसी व्यक्ति के जरिए स्थानीय थाना पुलिस को आवेदन दिया जाता है, फिर मामला दर्ज करने के बाद थाना स्तर से स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। इस पोर्टल पर स्थानीय थाना पुलिस एफआईआर का डेटा अपडेट करती है। अब ठग क्या करते हैं कि इस पोर्टल से एफआईआर की जानकारी निकाल लेते हैं और उसमें दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करके भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। अब साइबर फ्रॉड क्या करते हैं कि पीड़ित से संपर्क करते हैं और उस मामले से नाम हटाने या फिर केस को फर्जी साबित करने का लालच देते हैं और बदले में मोटी रकम की मांग करते हैं। जहाँ कई लोग इस झांसे में आकर के ठगों को पैसे दे रहे थे, मगर जब भोले भाले लोगों को फ्रॉड की जानकारी मिली तब स्थानीय पुलिस से इस मामले की शिकायत की गई। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जो इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। दोस्तों, प्रयागराज के महाकुंभ में स्नान के लिए करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यहाँ ट्रेनों, बसों और फिर अपनी गाड़ियों से लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। ऐसे में यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसके लिए यूपी में बिहार की ओर से आने वाले ट्रकों और फिर भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके चलते झारखंड, बिहार और फिर अन्य पूर्वी राज्यों से महाकुंभ श्रद्धालुओं के वाहन, हजारों ट्रक और फिर भारी वाहन NH-19 पर लंबे समय से फंसे हुए हैं। जहां बिहार के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया है कि यूपी के अधिकारियों ने पर्याप्त समय पर बिना अचानक ट्रकों और फिर माल वाहनों के प्रवेश को रोकने की घोषणा कर दी, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यूपी के चंदौली जिले की सीमा से लगा कैमूर जिला, जहां पर जीटी रोड यूपी की सीमा में प्रवेश करती है, सबसे ज्यादा प्रभावित है। जहां जाम इतना लंबा है कि यूपी के वाराणसी और बिहार के गया तक करीब 250 किलोमीटर लंबा जाम लगा है।
दोस्तों, जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पार्टी की सियासी जमीन मजबूत करने के लिए विभिन्न रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। वहीं पर बिहार की जनता से जुड़ी समस्याओं पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। इस बीच प्रशांत किशोर ने बताया है कि एनडीए में किस तरह से सीट शेयरिंग होगी। जब प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार के युवाओं के पास अनियंत्रित मजदूरी और फिर नौकरी की तलाश के अलावा कोई भी विकल्प नहीं बचा है। प्रशांत किशोर ने तर्क दिया है कि नीतीश और लालू का नेतृत्व औद्योगिक विकास लाने या लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में फेल रहा है। जहां लालू नीतीश के शासनकाल ने केवल समाज को जीवित रखने के लिए मजदूरी की नौकरियों पर अधिक निर्भर बनाने में सफलता पाई है। वहीं पर प्रशांत किशोर से जब सवाल किया गया है कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर के काफी सस्पेंस भाजपा, जदयू और लोजपा के अलावा अन्य घटक दल अपने हिसाब से दावेदारी कर रही हैं। इस पर प्रशांत किशोर ने कहा कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला साफ है। बीजेपी 100, जेडीयू 100 और एलजेपीआर 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जहाँ बची हुई सीटों पर एनडीए के अन्य घटक दल होंगे, जहाँ इसमें 1 से 2 सीट ऊपर नीचे हो सकती है। दोस्तों, भगदड़ में बिहार की 3 महिला की जान चली गई है। यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ लगा है। इस महाकुंभ मेले में भगदड़ हुई थी, जिसमें से दर्जनों लोगों की जान चली गई है। उन्हीं में बिहार के 3 लोगों की भी जान गई है। जी हाँ, आपको बता दूं कि इस भगदड़ में गोपालगंज की 2 महिलाओं की जान चली गई है। औरंगाबाद की एक महिला अपने पति और फिर बेटे के साथ प्रयागराज अमृत स्नान करने गई थी और इसके साथ ही गाँव के करीब 12-13 लोग भी साथ में थे। जब बिहार के औरंगाबाद से सूरज यादव ने मीडिया से बताया है कि हम 12-13 लोग गंगा स्नान के लिए आए हुए थे। ऐसी भगदड़ मची कि मेरी मां दब करके उनकी जान चली गई। वहीं पर गोपालगंज की 2 महिलाओं की भी जान चली गई। वहीं पर महाकुंभ भगदड़ में अपनी पत्नी को खो चुकी औरंगाबाद के फुलचंद विश्वकर्मा ने बताया है कि रात को हम गंगा में नहा करके निकले तो फिर देखा कि उधर से गेट खुल गया है। दोनों ओर से पब्लिक थी, जहाँ लोग एक दूसरे को रौंद रहे, जिससे मेरी पत्नी की जान चली गई और मैं आधे घंटे भीड़ के नीचे दबा रहा। आदमी पर आदमी गिरते गए, जहाँ कोई उठ नहीं पाया। दोस्तों, बिहार में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है और फिर फरवरी की शुरुआत में तापमान में गिरने के साथ ठंड बढ़ने का अनुमान है। 1 फरवरी से बिहार के विभिन्न हिस्सों में मौसम बिगड़ने की संभावना है, जिसके कारण लोगों को सर्दी का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तापमान में और गिरावट आने के साथ साथ अधिक ठंड बढ़ेगी। आपको बता दें कि बिहार के 11 जिलों को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया है। जी हाँ, मौसम विभाग ने बिहार के 11 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। ये जिले हैं पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, मधुबनी, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज जिला शामिल है। इन जिलों में सुबह और फिर शाम के समय दृश्यता में कमी हो सकती है, यानी कि कुहासा काफी ज्यादा रहेगा। इस कोहरे के कारण आपको दिखाई नहीं देगी, या बिल्कुल भी आपको दिखाई नहीं दे सकती है, जिससे सड़क पर यात्रा करना जोखिमपूर्ण हो सकता है। जब पटना और फिर आसपास के क्षेत्र में हल्का कोहरा छाने की संभावना है, जबकि बाकी राज्य में भी बादल रह सकते हैं। दोस्तों, बिहार के मोतिहारी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक स्कूल की पानी की टंकी में सल्फास के पाउडर और गोली डाल दी गई, जहर डाल दी गई। मिल रही जानकारी के अनुसार असामाजिक तत्वों ने पूर्वी चंपारण के चकिया, कोयला, बेलवा में भी छपरा के गंडामन की घटना की पुनरावृत्ति करने की कोशिश की है। जहां असामाजिक तत्वों ने चकिया थाने के मध्य विद्यालय कोयला बेलवा के पानी की टंकी में सल्फास के पाउडर और गोली को डाल दिया। जहाँ गनीमत ये रही कि जिस दौरान पानी की टंकी में सल्फास की गोली डाली, उस दौरान स्कूल में बच्चे नहीं थे, जहाँ इसलिए किसी बच्चे ने पानी नहीं पी थी। जहाँ वहीं पर आज सुबह जब स्कूल खुला तो फिर बच्चों और फिर शिक्षकों को अजीब सी गंध आई, जिसके बाद आनन फानन में पानी की टंकी की जांच कराई गई। तभी पानी की टंकी में सल्फास का पाउडर मिला। इसके बाद आनन फानन में जल्द ही सभी नल को बंद कराया और फिर टंकी की सफाई कराई गई। बताया जाता है कि संयोग अच्छा था कि किसी बच्चे ने टंकी के पानी को नहीं पिया था, जिसके कारण बच्चों की जान बच गई और फिर बड़ा हादसा होते होते टल गया। दोस्तों, बिहार में जदयू सांसद की गुंडागर्दी सामने आई है। आपको बता दें कि भागलपुर में एक बार फिर से सत्ताधारी दल के जनप्रतिनिधि की दबंगई सामने आई है। जदयू विधायक गोपाल मंडल के बाद अब जदयू सांसद अजय मंडल की गुंडागर्दी की खबर सामने आई है। मामला बिहार के भागलपुर हवाई अड्डे का है, जहां पर पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार, गाली गलौज और फिर मारपीट की घटना सामने आई है। जहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के तहत कल वे कटिहार में थे, जब मौसम खराब होने की स्थिति में उनके हेलीकॉप्टर के भागलपुर में लैंड करने की संभावना
संभावना थी, जिसे लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क था। जहाँ हवाई अड्डा पर भारी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी और फिर सुरक्षा कर्मी मौजूद थे। इस बीच भागलपुर के सांसद अजय मंडल भी अपने काफिले के साथ वहां पर पहुंचे। हवाई अड्डे के गेट पर पुलिस ने सांसद की एक गाड़ी को रोक दिया, जिसमें कई महिलाएं और फिर कार्यकर्ता सवार थे। इसी दौरान कुछ पत्रकारों ने इस घटना की तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। तस्वीरें खींचते ही सांसद अजय मंडल भड़क उठे। आरोप है कि उन्होंने और उनके समर्थकों ने पत्रकारों के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। इतना ही नहीं, दो पत्रकारों पर जानलेवा हमला भी कर दिया। पत्रकारों को जमीन पर पटक पटक करके मारा है। हमले के दौरान 2 पत्रकारों के मोबाइल और फिर अन्य सामान छीन लिए गए। करीब आधे घंटे तक वहां पर अफरा तफरी मची रही। इस दौरान मारपीट और फिर भगदड़ के कारण साइकिल ट्रैक तक की ईंटें टूट गई है। जब हवाई अड्डे पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारी और फिर पुलिसकर्मी तमाशबीन बने रहे, लेकिन किसी ने सांसद और फिर उनके समर्थकों को रोकने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, सब्जी की खेती करने वाले किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। आपको बता दूं कि इसको लेकर के सरकार अनुदान दे रही है, पैसे दे रही है सब्जी की खेती करने वाले किसानों को। जी हाँ, 75% अनुदान देगी। सोचिए, यानी कि अगर सब्जी की खेती करते हैं तो उसमें अगर 100 रुपये लागत आती है, खर्च होते हैं, तो 75 रुपये बिहार सरकार आपको देगी। अब कौन सी सब्जी, कैसी सब्जी, हम आपको बताएंगे। आपको बता दें कि बिहार में सब्जी उत्पादक किसानों की कमी नहीं है, लेकिन ऐसे भी किसान हैं जो कि आर्थिक अभाव के कारण बेहतरी से सब्जी का उत्पादन नहीं कर पाते हैं, लेकिन सरकार ने ऐसे ही किसानों को प्रोत्साहित करने का काम कर रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार सरकार सब्जी विकास योजना 2024-25 के तहत किसानों को सब्जी की खेती के लिए आने वाले खर्च का 75% अनुदान देगी। पटना उद्यान निदेशालय के सहायक निदेशक अमरजीत कुमार राय ने बताया है कि इस योजना के तहत जिले के किसानों को गर्मा हाइब्रिड सब्जी बिचड़ा और फिर संकर बीज वितरण किए जाएंगे। इस योजना के तहत उद्यान विभाग द्वारा चयनित जिलों के लिए लक्ष्य का निर्धारण कर लिया है। इच्छुक किसान योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई सब्जी विकास योजना के तहत बैगन, तरबूज और फिर खरबूज के बिचड़े पर 75% अनुदान देगी। और ये अनुदान पूरे बिहार वालों के लिए नहीं है, यह मुश्किल से चुनिंदा जिलों के लिए है। दोस्तों, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पटना पहुंचते ही उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा पर तीखा हमला बोला है और उन्हें अपराज्य सिन्हा करार दे दिया है। जहां विजय सिन्हा को पराज्य सिन्हा बोल दिया है। तेजस्वी यादव यहीं पर नहीं रुके और उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मौनी बाबा बताया। तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर प्रहार करते हुए कहा है कि ये उप मुख्यमंत्री कैसे बन गए, इनको खुद भी भरोसा नहीं होगा। जब कुछ समय पहले इन्होंने ही कहा था कि 200 राउंड गोली चलाने वाला एक मामूली घटना है। तेजस्वी यादव ने विरोधियों पर प्रहार करते हुए कहा कि यहाँ होर लगी हुई है कि कौन कितना लालू प्रसाद यादव के परिवार को गाली दे सकता है। इनकी ना तो कोई वजूद है और ना कोई वैल्यू। उन्हें ना मुख्यमंत्री वैल्यू देते हैं और ना ही सम्राट चौधरी। वहीं पर महाकुंभ में हुई भगदड़ पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने खेद जताते हुए कहा कि महाकुंभ में कुछ कमियां हैं, उसे सरकार को दुरुस्त करना चाहिए। दोस्तों, बिहार में शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के लिए कई नए नियम लागू कर दिए हैं, जिनका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता और फिर शिक्षक विद्यार्थी अनुपात में सुधार करना है। इस फैसले के तहत अब प्राथमिक विद्यालय में यानी कि प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक में प्रधान शिक्षक समेत कम से कम 5 शिक्षक होनी चाहिए। वहीं पर कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में प्रधान अध्यापक समेत न्यूनतम यानी कि कम से कम 9 शिक्षक होंगे। आपको बता दें कि बिहार शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा वे विद्यालयवार शिक्षकों की स्वीकृति बल और आवश्यक शिक्षकों की रिपोर्ट 31 जनवरी तक ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करें। इस प्रक्रिया में प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम 1 वर्ग कक्ष होना आवश्यक होगा और विद्यालयों के कमरे की उपलब्धता के आधार पर शिक्षकों का वास्तविक आकलन किया जाएगा। नए मानकों के अनुसार अगर कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 120 होती है तो वहाँ 5 शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। वहीं पर 121 से 150 विद्यार्थी अगर होती है तो वहाँ पर 6 शिक्षक होंगे। वहीं पर अगर 150 से अधिक विद्यार्थी हैं तो वहाँ पर 40 विद्यार्थियों पर 1 शिक्षक बढ़ेंगे। दोस्तों, बिहार में बारिश को लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दूं कि बिहार के लिए मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के माने तो राजधानी पटना समेत बिहार के दक्षिण के कुछ हिस्सों में धूप तो निकल रही है, लेकिन तापमान में अधिक गर्माहट महसूस नहीं हो रही है। जब मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक बिहार के मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने की संभावना है। हालांकि फरवरी की शुरुआत में मौसम करवट ले सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के पूर्वानुमान के मुताबिक एक नया पश्चिमी विक्षोभ 1 फरवरी से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करेगा। इसके प्रभाव से 1 और फिर 2 फरवरी को बिहार के कई जिलों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। दोस्तों,
दोस्तों, बिहार विधानसभा का बजट सत्र फरवरी के तीसरे सप्ताह के अंत में या 24 फरवरी से शुरू होने जा रही है। जानकारी के अनुसार 4 फरवरी को कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लग जाएगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहमति पहले ही प्राप्त की जा चुकी है। कैबिनेट की बैठक में निर्णय लेने के बाद इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और फिर राज्यपाल द्वारा विधानसभा सत्र के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। बजट सत्र में सरकार 2024-25 का अपना बजट पेश करेगी और फिर विभिन्न विभागों के बजट पास कराए जाएंगे। इस संबंध में पूरी तैयारी की जा चुकी है और फिर प्रभाव भी तैयार है। यह कैबिनेट ने इस पर 4 फरवरी को मुहर लगने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में दिन में 4 बजे महत्वपूर्ण बैठक करेगी। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में राज्य में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश करने की पूरी योजना तैयार की है, जो कि राज्य के विभिन्न विकास के नए अवसरों की शुरुआत करेगा। बिहार बोर्ड की परीक्षा शुरू होने वाली है। 10वीं 12वीं यानी कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा शुरू होने वाली है बहुत जल्द। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो आप सेंटर में जूता मोजा पहन करके नहीं जा सकते हैं, जहाँ इस पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि अगर आप पिछले सालों का ट्रेंड देखें तो फिर पाएंगे कि फरवरी में बोर्ड परीक्षा का आयोजन होता है और मार्च के अंत तक में रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। ये स्पीड इतनी तेज होती है कि जब तक बिहार बोर्ड के नतीजे सबके सामने आते हैं तब तक कई बोर्ड एग्जाम शुरू भी नहीं हो पाते हैं। बहरहाल, अगर आप भी इस साल बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं यानी कि मैट्रिक या फिर इंटर का एग्जाम देने वाले हैं तो फिर आपको बता दो कि आप परीक्षा में तो जाएंगे, परीक्षा देने के लिए तो जाएंगे, लेकिन जूता मोजा पहन करके नहीं जा पाएंगे। आपको बता दो कि ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि नकल को रोका जा सके। परीक्षार्थियों को केंद्र के अंदर प्रवेश तभी दिया जाएगा जब वे चप्पल पहनकर ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के तहत कटिहार जिले का दौरा किया। हवाई मार्ग से कटिहार पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबसे पहले अहमदाबाद प्रखंड स्थित गोगाबिल झील का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उनके साथ बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, नीरज कुमार बबलू और फिर अन्य वरिष्ठ अधिकारी, IAS अधिकारी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने झील के हवाई सर्वेक्षण के बाद कटिहार में कोरा प्रखंड के रामपुर गाँव में पहुंचकर कई महत्वपूर्ण विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस योजना में विभिन्न विकास कार्यों के साथ साथ ग्रामीणों की समृद्धि और फिर रोजगार सृजन से जुड़ी हुई परियोजनाएं शामिल थी, जिन पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना को बिहार सरकार के विकास कार्यों की दिशा में एक अहम कदम बताया है और कहा कि राज्य सरकार विकास की गति को तेज करने के लिए निरंतर काम कर रही है। दोस्तों, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पुलिस कर्मियों का एक वीडियो शेयर करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ना तो जनता से संवाद करते हैं और न ही मीडिया से। उनका आरोप है कि नीतीश कुमार केवल कुछ रिटायर अधिकारी से ही बात करते हैं। यह दरअसल जिस वीडियो को तेजस्वी यादव ने शेयर किया है उसमें एक पुलिसकर्मी और कार चालक के बीच हल्की नोक-झोंक दिखाई दे रही है। इस वीडियो में कुछ पुलिसकर्मी सड़क पर एक कार चालक को रोकते हुए कहते हैं कि आप फालतू बात कर रहे हैं, सीएम से बड़े हैं आप, सीएम से बड़े आप नहीं हैं, हमारे पास पावर है, हम आपको अरेस्ट कर सकते हैं। इस पर कार चालक जवाब देता है कि कर लीजिए। फिर पुलिस अधिकारी कहते हैं कि जाइए, फालतू बात मत करिए। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसको लेकर के तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को घेरा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए तेजस्वी यादव ने लिखा है कि जनता के वोट से मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार के अधिकारी कह रहे हैं कि जनता से बड़े सीएम हैं। क्या आप सीएम से भी बड़े हो गए? ऐसा मुख्यमंत्री जो कि ना जनता से संवाद करते हैं, ना मीडिया से और ना ही विधायकों और फिर मंत्री से। तेजस्वी ने आगे कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को केवल कुछ रिटायर अधिकारी और फिर कुछ भूजा पार्टी वाले मंत्री ही मिल करके संवाद करते हैं। 2005 से पहले किसी मुख्यमंत्री के साथ ऐसा होता था? किस राज्य के मुख्यमंत्री को अस्वस्थ होने के बावजूद भी राज्य का संचालन करना पड़ा? दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में आएंगे या नहीं, ये तो वक्त की बात है, लेकिन कई नेता इसके समर्थन में। जहां वहीं पर कल एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने बड़ा बयान दे दिया है। जब बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। जहाँ हम ये चाहते हैं कि बिहार चाहता है कि वे सक्रिय राजनीति में आए। जी हाँ, मदन सहनी ने कहा कि नीतीश कुमार सैकड़ों लोगों को MP, MLA और फिर मंत्री बनाते हैं। उनके पुत्र निशांत तो बहुत योग्य है, जल्द आए और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो विकास किया उस कड़ी को वे आगे बढ़ाएं। निशांत के आने से JDU को मजबूती मिलेगी, युवा काफी खुश होंगे। हर कोई निशांत का इंतजार कर रहा है और स्वागत करने के लिए तैयार है। जहाँ न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए मदन सहनी ने कहा है कि निशांत कुमार अपने पिता के साथ रहते हैं, राजनीति से अवगत हैं, अब जरूरत है कि वे फील्ड में उतरे। निशांत सक्रिय राजनीति में आएंगे तो फिर नीतीश
पर परिवारवाद का आरोप नहीं लगेगा, क्योंकि निशांत योग्य है। जो दूसरी पार्टी के नेता है वे लोग जबरदस्ती अपने बच्चों को राजनीति में लाकर के थोप देते हैं, जबकि काबिलियत भी नहीं रहती है। निशांत पढ़े लिखे हैं, सबको साथ लेकर के पार्टी को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, बिहार में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी को लेकर के नया आदेश जारी कर दिया है, जिसका उद्देश्य छुट्टियों की स्वीकृति प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और फिर समयबद्ध बनाना है। जहां सामान्य प्रशासन विभाग के इस नए आदेश के तहत बिहार के सभी सरकारी दफ्तरों में तैनात अधिकारियों और फिर कर्मचारियों को अब मुख्यालय छोड़ने से पहले कम 7 दिन पहले विभागीय अध्यक्ष को सूचना देना अनिवार्य होगा। आपको बता दो कि ये कदम कर्मचारियों द्वारा छुट्टी की स्वीकृति और उससे संबंधित निर्णय में होने वाली देरी को कम करने के लिए उठाया गया है। विभाग का आकलन है कि अब तक कई कर्मचारी छुट्टी के आवेदन को मुख्यालय छोड़ने की तारीख के 2 से 3 दिन पहले ही जमा कराते थे, जिसके कारण छुट्टी की स्वीकृति और फिर उससे संबंधित अन्य निर्णय में देरी हो जाता था। सामान्य प्रशासन विभाग का मानना है कि इस देरी के कारण कार्यों में बाधा आती थी और कर्मचारियों की छुट्टियों की स्वीकृति सही समय पर नहीं हो पाती थी। विभाग ने इस नए आदेश के माध्यम से कार्य प्रणाली में सुधार लाने का प्रयास किया है, ताकि कर्मचारियों को समय पर छुट्टी मिल सके और फिर सरकारी कार्यों में कोई रुकावट न आए। तेजस्वी यादव को चिराग पासवान की जरूरत, लेकिन चिराग पासवान को तेजस्वी की कोई जरूरत नहीं है। ये कहना मेरा नहीं, बल्कि ये कहना है एलजेपीआर रामविलास के सांसद संभावी चौधरी का। आपको बता दूं कि बिहार की राजनीति किस समय कौन सी करवट ले ये कोई नहीं बता सकता। समय समय पर राज्य के यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पलटी मारने के कयास और फिर तेजस्वी यादव द्वारा चिराग पासवान को लुभाने के कयास लगाए जाते रहे हैं। अब चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के साथ जाने के सवाल पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता संभावी चौधरी की तरफ से बयान सामने आया है। संभावी चौधरी ने एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि अगर चिराग पासवान तेजस्वी के साथ जाते हैं तो फिर ये तेजस्वी के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि चिराग पासवान उनसे बहुत बेहतर नेता है। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि तेजस्वी को चिराग पासवान की जरूरत है, चिराग पासवान को तेजस्वी की जरूरत नहीं है। नेता के तौर पर तेजस्वी यादव के आगे ना बढ़ पाने की बात करते हुए उन्होंने कहा है कि तेजस्वी को विरासत में MY समीकरण मिल गया, वह उनसे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वे नई रणनीति और नए रास्ते भी नहीं बना पा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि लोकसभा का उनका प्रचार देखो, वे पुरानी बातों पर पुराने तरीके से ही बात करते हैं, जहाँ आप विधानसभा में भी उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तेजस्वी यादव नेता के तौर पर विकास नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, बिहार जेडीयू कोटे के मंत्री मदन सहनी के निशांत कुमार को यानी कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर के दिए गए बयान पर आरजेडी की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने का आरजेडी ने समर्थन कर दिया। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि सक्रिय राजनीति में समाज सेवा, राज्य की उन्नति और फिर देश को आगे बढ़ाने के लिए आते हैं तो फिर आना चाहिए। किसी को भी सक्रिय राजनीति में आने पर हम लोगों ने कभी भी उपहास नहीं उड़ाया है। शक्ति यादव ने कहा कि मौजूदा स्थिति में जेडीयू की जो स्थिति है वहाँ के शासक अचेत अवस्था में है, इसलिए निशांत को लेकर के इस तरीके के भाव सामने आ रहे हैं। निशांत के सक्रिय राजनीति में आने से बीजेपी को पीड़ा हो सकती है, क्योंकि बीजेपी को लग रहा है कि उनसे चीफ मिनिस्टर कार्यालय पर कब्जा कर लिया है। आने वाले दिनों में बीजेपी सत्ता अपने हाथ में ले लेगी या निशांत के आने से बीजेपी का प्लान गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए बीजेपी को कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, पीड़ा हो रहा है। वहीं पर कुंभ में भगदड़ पर शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि भगदड़ में कई लोगों की जान गई है, यूपी सरकार और प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा जारी है। इसी कड़ी में वे कटिहार जिले में बुधवार को कई योजनाओं का निरीक्षण और उद्घाटन किया, लेकिन जिले में सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा से पहले शिलापट को लेकर के विवाद हो गया। महागठबंधन ने इस विवाद के बाद अब आंदोलन तक की चेतावनी दे दी। दरअसल मुख्यमंत्री यहां पर अल्पसंख्यक आवास में कंप्यूटर लैब सहित कई योजनाओं का उद्घाटन किया, लेकिन इससे पहले महागठबंधन से जुड़े कुछ नेताओं ने अल्पसंख्यक छात्रावास में उद्घाटन को लेकर के सवाल खड़े कर दिए। जब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि महागठबंधन के नेताओं ने इस छात्रावास में पहले से लगे शिलापट को हटाने का विरोध किया है। महागठबंधन से जुड़े हुए पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री राम प्रकाश महतो, उप कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनील कुमार और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम ने कहा है कि जिन्होंने अल्पसंख्यक छात्रावास की नींव रखी, जिसने जमीन दान दी और जो अल्पसंख्यक छात्रावास के कमेटी मेंबर रहे, उनके योगदान को नजरअंदाज कर दिया है। उनका आरोप है कि कई शिलापट को हटा दिया गया है, जो कि निंदनीय
उल्लेखनीय है। महागठबंधन के नेताओं ने कहा कि सीएम कटियार को नई योजनाएं दे फिर विकास के लिए काम करेंगे। ये अच्छी बात है, लेकिन पहले से किए गए काम में रंग रोगन और फिर रंगाई पोताई करा करके नाम क्यों बदलना चाहते हैं। एक अन्य नेता ने कहा कि महागठबंधन के तमाम लोग ये मांग करते हैं कि उद्घाटन से पहले पुराने शिलापट को लगा दीजिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम लोग इसके बाद आंदोलन करेंगे। दोस्तों, बिहार में 47 पुलिस कर्मियों का तबादला किया गया है। आपको बता दूं कि बिहार पुलिस मुख्यालय ने 47 पुलिस अधिकारियों और फिर कर्मियों का तबादला कर दिया है। इनमें 32 पुलिस और निरीक्षक यानी कि एसआई शामिल, जिन्हें अपनी उनकी पसंदीदा पोस्टिंग दी गई है। ये पुलिस कर्मी लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे थे और फिर हस्तांतरण की प्रतीक्षा में थे। जब पुलिस मुख्यालय ने ट्रांसफर प्रक्रिया के दौरान 4 आवेदनों पर विचार नहीं किया है। हालांकि जिन कर्मियों का तबादला किया गया है वे अपनी नई तैनाती से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार ये तबादला प्रशासनिक सुधार और फिर कार्य क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। बिहार पुलिस विभाग इस प्रक्रिया के तहत कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए आगे भी आवश्यक बदलाव करता रहेगा। दोस्तों, बिहार सरकार के भूमि सर्वे में अब एक नई जानकारी सामने आई है। बेतिया राज्य की 1608 एकड़ जमीन की खोज कर दी गई है, जो पहले 708 एकड़ से अतिरिक्त भूमि की से ज्यादा है। ये खोज भूमि सर्वे के तहत की गई, जमीन सर्वे के तहत, जो कि बिहार के संपत्तियों का सही मूल्यांकन करने और फिर पुराने अभिलेखों का डिजिटलाइजेशन करने का एक हिस्सा है। आपको बता दूं कि इस खोज की शुरुआत जमीन सर्वे से हुई थी, जब बेतिया राज्य की 708 एकड़ अतिरिक्त जमीन का पता चला था। इसके बाद से खोज जारी रही और फिर अब तक कुल 1608 एकड़ जमीन की खोज की जा चुकी है। इसका मतलब है कि बेतिया राज्य की संपत्ति में एक और 850 एकड़ जमीन का पता चला है। इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य सरकार यानी कि बिहार सरकार ने अभिलेखों के स्क्रीनिंग और फिर डिजिटलाइजेशन का काम भी शुरू कर दिया है। इसके लिए 2 दर्जन से अधिक कर्मियों की एक टीम बनाई है, जो कि इन अभिलेखों की स्क्रीनिंग का काम कर रहे हैं। दोस्तों, बिहार में नौकरियों की भरमार निकली है। जी हाँ, आपको बता दें कि पंचायती राज विभाग ग्राम कचहरियों के सुचारू संचालन को लेकर के सभी खाली पड़े पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कचहरी सचिवों के रिक्त पदों पर ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि बुधवार को समाप्त हो सकते हैं। अब विभिन्न जिलों में 1 फरवरी से 2436 ग्राम कचहरियों में न्याय मित्रों की नियुक्ति को लेकर के ऑनलाइन आवेदन पत्रों की मांग की गई है। यह अभ्यर्थियों को विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना आवेदन करना है। दोनों पदों के लिए नियोजन इकाई का गठन किया गया है। ग्राम कचहरी सचिव की शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास या फिर उसके समक्ष रखा गया है। नियुक्ति संविदा के आधार पर की जाएगी। जब आपको बता दें कि मानदेय के रूप में 6000 प्रतिमाह कचहरी सचिव को दिया जाएगा। बड़ी खबर बिहार के सुपौल से सामने आई है। आपको बता दें कि सुपौल जिले के सदर थानाध्यक्ष अनिरुद्ध कुमार के नेतृत्व में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। यहाँ पर कर्णपुर न्यू पुलिस लाइन के पास NH 327A मुख्य सड़क पर सदर थानाध्यक्ष अनिरुद्ध कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने स्कॉर्पियो नंबर BR01 PH 5532 से 123 किलो गांजा बरामद किया गया है। यानी कि इस गाड़ी से 123 किलो गांजा बरामद किया है। जी आपको बता दें कि गांजा 6 प्लास्टिक के बोरे में भरा हुआ था और इसकी अनुमानित कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। इस दौरान पुलिस ने 42,000 नगद और एक काले रंग का कीपैड मोबाइल भी बरामद किया है, जब्त किया है। सदर SDPO आलोक कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी है। किशनगंज में एक लूट की फर्जी कहानी सामने आई है। यहाँ पर एक महिला ने अपने घर से 8 लाख रुपए और 1.5 भरी चांदी अपनी बहन को दे दिए। उसके बाद कहने लगी कि घर में 8 लाख रुपए और 1.5 भरी चांदी चोरी हो गई है, जबकि ये पैसा उन्होंने अपनी बहन को दे दी थी। जब पति को इसकी भनक तक नहीं लगी और पति को बताया है कि गहने और रुपए की चोरी कर ली गई है, चोर ने आकर के चोरी कर ली है। जिसके बाद पति मामले को लेकर के थाना पहुंचे और पुलिस द्वारा मामले का उजागर कर लिया गया है और बताया गया है कि महिला ने ही अपने ही घर से 8 लाख रुपए और 1.5 भरी चांदी अपने बहन को दे दी थी। उसके बाद पति को चोरी के बारे में बताया। जी हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे कि मामला कहां का है और क्या मामला है। दरअसल बात यह है कि मामला किशनगंज के फरिंगोला का है, जहां पर कुछ दिन पहले एक महिला ने अपने पति को बताया था कि घर से 8 लाख रुपए और 1.5 भरी चांदी चोरी हो गई है। आपको बता दूं कि किशनगंज के फरिंगोला वार्ड नंबर 9 में एक कथित लूट की घटना की जांच में ये चौंकाने वाला सामने आया है। जब किसान फरीद आलम के घर से 8 लाख रुपए और 1.5 भरी चांदी की कथित लूट की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन जांच में पता चला है कि यह पूरा मामला फर्जी था। जब घटना की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ गौतम कुमार और फिर सदर थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार रंजन खुद मौके पर पहुंचे। शुरुआत में गृह स्वामी की पत्नी अगुस्तरी खातून के बयान से पुलिस को लगा कि वाकई चोरी हुई। हालांकि पति पत्नी के बयानों में विरोधाभास देख करके
पुलिस को शक हुआ और गहन जांच शुरू कर दी गई। जांच में सामने आया है कि अंगुस्तरी खातून ने पैसे और फिर गहने अपनी बहन को दे दिए थे, लेकिन पति को बताया है कि सामान चोरी हो चुका है, जिसके बाद किसी ने इस बात की सूचना पुलिस को दे दी। एसडीपीओ गौतम कुमार ने बताया है कि शुरुआत में पुलिस को दिग्भ्रमित करने की कोशिश की गई, लेकिन जांच में सारी सच्चाई, सारे पर्दे खुलते गए और सभी चीज सामने आ गए जब पुलिस ने इस घटना को फर्जी करार दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।